बिस्तर पर सो रहा होता है कि तभी उसके दिमाग में एक आवाज आती है। भावेश उस आवाज को पहचानने की कोशिश करता है और समझ जाता है कि ये डॉक्टर की आवाज है। डॉक्टर भावेश से बात करते हुए कहते हैं, भावेश, मैं तुम्हारे सिस्टम को तुमसे छीनने आ रहा हूँ, तैयार हो जाओ। भावेश इस आवाज के साथ एकदम से अपने बेड से उठ जाता है। वो बहुत हैरान है कि आखिर कैसे डॉक्टर रिचर्ड्स ने उसे इस तरह कांटेक्ट कर लिया। तभी भावेश अपने सिस्टम से पूछता है, सिस्टम, क्या ये कोई सपना था? तभी होस्ट, ये डिटेक्शन सिस्टम की तरफ से मैसेज आया है। भावेश ये बात सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है और सोचने लगता है, प्रोटेक्शन सिस्टम की तरफ से मैसेज? पर प्रोटेक्शन सिस्टम तो इंस्पेक्टर सूर्य कुमार यादव के पास है, फिर ये डॉक्टर रिचर्ड्स की आवाज? तभी भावेश को याद आता है कि इंस्पेक्टर सूर्य कुमार ने उससे कहा था कि वो उससे सुपर सिस्टम वापस ले लेंगे। भावेश को लगने लगता है कि ये कोई इंस्पेक्टर सूर्य कुमार की चाल है और वो सच में उससे सुपर सिस्टम वापस लेना चाहते हैं। भावेश को ये जानकर काफी हैरानी और साथ ही दुख भी होता है। अगले दिन भावेश सोकर उठता है और बाहर जाता है तो देखता है कि सोफिया उसके माता पिता के साथ बैठी हुई है। भावेश सोफिया को देखकर हैरान होता है। तभी सोफिया तुरंत उठकर भावेश के पास जाती है और उसे गले लगाकर कहती है, भावेश, तुम तो सच में बहुत बड़े हीरो निकले यार। तुमने अंजना को इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। क्या बात है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। पर भावेश सोफिया से उतना खुशी से नहीं मिलता। सोफिया को देखते ही उसे अंजना की वो सारी बातें याद आ जाती हैं, जहां अंजना भावेश को ये बोल रही थी कि सोफिया शायद उसे पसंद करती है और सिर्फ उसका अटेंशन पाने के लिए ही ये सब कर रही है। भावेश कहाँ सोफिया को एक अच्छा दोस्त मानता था, पर अंजना की वो बातें सुनने के बाद अब भावेश थोड़ा सा सोफिया से मिलने में हिचकिचाने लगा है। सोफिया टेबल से एक कार्ड उठाती है और भावेश को देते हुए कहती है, भावेश, मैं तुम्हें एक पार्टी के लिए इनवाइट करने आई हूँ। भावेश उस कार्ड को देखता है और थोड़ा हैरान होता है और कार्ड को लेते हुए सोफिया से पूछता है, पार्टी? किस चीज की पार्टी? आपका बर्थडे है क्या? तभी सोफिया भावेश से कहती है, कार्ड खोल कर देखो, खुद जान जाओगे। भावेश उस कार्ड को खोलता है और उसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। भावेश काफी खुश नजर आने लगता है। भावेश के माता पिता भी भावेश की खुशी देखकर और खुश होते हैं। सोफिया भी मुस्कुराते हुए भावेश को देख रही है और इंतजार कर रही है भावेश के जवाब का। फिर सोफिया भावेश से पूछती है, कैसा लगा सरप्राइज? भावेश बहुत ही खुशी के साथ सोफिया को देखता है और कहता है, थैंक यू वेरी मच, आपने तो सच में चमत्कार ही कर दिया। इतनी जल्दी हमारे रेस्टोरेंट को पहले जैसा बना दिया। तभी भावेश के पिता पीछे से कहते हैं, पहले जैसा नहीं बेटा, पहले से बेहतर बना दिया है। साथ ही भावेश की माँ भी कहती है, हाँ बेटा, पहले से कहीं ज्यादा सुंदर बनाया है और साथ में एक ऐसी भी चीज बनाई है जिसे तुम जब देखोगे ना तो देखते रह जाओगे। भावेश सुनकर थोड़ा सोचता है और तुरंत ही सोफिया से पूछता है, ऐसा क्या बनाया है आपने? तभी सोफिया भी कहती है, भावेश, वही तो सबसे बड़ा सरप्राइज है, जब तुम आओगे तो खुद देख लेना। भावेश थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि ऐसा क्या हो सकता है जिसके लिए इतना सस्पेंस पा रहा है। फिर सोफिया भावेश से कहती है, भावेश, कल रात 8 बजे पार्टी शुरू हो जाएगी। 8:30 बजे का इनॉग्रेशन का मुहूर्त है। रेस्टोरेंट के इनॉग्रेशन के बाद हम सब भावेश के हाथ का खाना खाएंगे। तो भावेश, क्या तुम रात के लिए तैयार हो? भावेश मुस्कुराते हुए कहता है, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। कल मैं ऐसा खाना खिलाऊंगा आप सभी को कि ये इनॉग्रेशन आप लोगों को जिंदगी भर याद रहेगा। इस बात पर सोफिया खुश होती है और फिर सबसे कहती है, अच्छा, अब मैं चलती हूँ, आप लोगों से कल मिलूंगी। सोफिया बाहर की ओर जाने लगती है। भावेश सोफिया को जाते हुए देखता है और अभी भी उसके दिमाग में अंजना की कही हुई बातें घूम रही हैं। तभी भावेश एकदम से सोफिया को आवाज लगाता है, सोफिया जी। तभी सोफिया पीछे पलटकर देखती है और भावेश उसकी ओर चलकर जाता है और कहता है,
मैं आपसे 2 मिनट अकेले में बात करना चाहता हूँ। तभी सूफिया भावेश से कहती है, ओके, बाहर चलकर बात करते हैं। फिर सूफिया और भावेश एक साथ बाहर की ओर चल देते हैं। बाहर आने के बाद सूफिया भावेश से पूछती है, क्या बात है भावेश? भावेश सोचते हुए अपनी बात कहना चाहता है, पर उसे थोड़ा सा डर लग रहा है कि वो कैसे कहे। सूफिया भावेश की इस खामोशी को पढ़ लेती है और फिर कहती है, आखिर क्या बात है भावेश, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक है ना? तभी भावेश सूफिया से कहता है, मैं जो बात करना चाहता हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, वो मैं आपसे कैसे कहूँ? क्या वो बात करना आपसे सही होगा या नहीं? तभी सूफिया थोड़ा सा हैरान होती है और फिर भावेश से कहती है, भावेश हम एक अच्छे दोस्त हैं, तुम मुझसे कुछ भी बात कर सकते हो, इसमें इतना सोचना क्या है? भावेश फिर सूफिया से कहता है, मैं आपसे एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? तभी सूफिया भावेश से कहती है, हाँ भावेश, बोलो ना, क्या बात है? तभी भावेश फिर उसी तरह हिचकिचाते हुए सूफिया से कहता है, आप इतना कुछ मेरे लिए क्यों कर रही हैं? क्या आप मुझसे कुछ चाहती हैं या आपके मन में कुछ ऐसा है जो मुझे जानना चाहिए? सूफिया ये सुनकर काफी हैरान होती है और फिर भावेश से कहती है, भावेश, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मुझे तुमसे कुछ चाहिए होगा तो मैं तुमसे साफ साफ बोल दूंगी कि मुझे ये चाहिए है। हम अच्छे दोस्त हैं, तुमने मेरी कितनी मदद की, मेरी बेटी के लिए वो किया जिससे उसकी जान बच सकी। तुम्हें लगता है कि जिसने मेरी बेटी की जान बचाई उसके लिए इतना कुछ किया तो जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकती? भावेश, तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की, मुझसे पैसे भी नहीं लिए थे और हर महीने मेरी बेटी को खाना भेजते हो, वो खाना जो पूरी दुनिया में कुछ ही लोग बना सकते हैं। तुम्हारे कई एहसान हैं मेरे ऊपर जिन्हें चुका तो नहीं सकती, पर एक दोस्त होने के नाते मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खुश कर सके। मैं बस उसी की कोशिश कर रही हूँ। यकीन मानो, मेरा तुम्हारी मदद करने में या तुम्हारे लिए कुछ करने के पीछे कोई स्वार्थ नहीं है। तभी भावेश तुरंत कहता है, आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तभी सूफिया भावेश की बात को बीच में काटते हुए कहती है, तुम सिर्फ ज्यादा सोच रहे हो भावेश, तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। कभी कभी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भगवान की तरफ से भेजी गई होती हैं और भगवान के गिफ्ट को हमें अपना लेना चाहिए। भगवान ने तुम्हें मेरी मदद के लिए भेजा, वैसे ही भगवान ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा। फिर सूफिया भावेश के गाल पर हाथ रखते हुए कहती है, अब अपना मूड ठीक करो, कल बहुत स्पेशल डे है, टाइम से आ जाना, अगर लेट आए तो अच्छा नहीं होगा। भावेश फिर मुस्कुराता है और कहता है, मैं टाइम से पहले आ जाऊंगा। फिर सूफिया जाकर अपनी कार में बैठती है और भावेश घर के अंदर चला जाता है। सूफिया भावेश को अंदर जाते हुए देखती है, तभी उसे ख्याल आता है, भावेश, मुझे पता है कि तुम आज ये सवाल मुझसे क्यों कर रहे थे। मुझे पूरा यकीन है कि अंजना ने तुमसे कुछ ऐसा कहा है जिसने तुम्हें मेरे खिलाफ सोचने पर मजबूर कर दिया। वो जानती थी कि मैं उसका सच तुम्हारे सामने ले आऊंगी। वो जानती थी कि मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ जिससे उसका हर प्लान फेल हो जाएगा, इसलिए उसने पहले से ही ऐसी कोई चाल चल दी जिससे अब तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं कर पाओगे। पर फिर भी मैं एक दोस्त होने के नाते अंजना का सच तुम्हारे सामने ला कर रहूंगी। फिर फैसला तुम करना, मैं सही हूँ या वो। फिर सूफिया अपनी कार स्टार्ट करती है और वहां से निकल जाती है। भावेश अपने कमरे में वापस आता है और फिर से अंजना की बातों को सोचने लगता है और खुद से ही कहता है, आखिर अंजना ने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि सूफिया के दिल में मेरे लिए कुछ है। सूफिया की बातों से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि सूफिया मेरे बारे में ऐसा कुछ सोचती भी है, क्योंकि मैं जहाँ तक सूफिया को जानता हूँ, अगर उनके मन में ऐसा कुछ होता तो शायद वो घुमा फिरा कर तो नहीं बोलती। वो अपनी बात सीधे सीधे रखने वाली लेडी है। क्या मुझे अंजना की बातों पर इस तरह विश्वास करना चाहिए? पर अंजना भी मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? वो हमेशा मेरी मदद के लिए, मेरे परिवार की मदद के लिए आगे आती है। भावेश के दिमाग में बहुत उथल पुथल मची हुई है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक और अंजना है जो उसे सूफिया से दूर रहने के लिए बोल रही है, दूसरी ओर सूफिया है जो कि भावेश से ये बोल रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे भावेश को उस पर शक करने की जरूरत है। अंजना और सूफिया दोनों ही भावेश के लिए इतना कुछ कर रही हैं कि भावेश का उन पर शक कर पाना लगभग नामुमकिन जैसा ही है।
भावेश बिल्कुल हैरान परेशान सा बैठा रहता है। तभी अंजना का फोन आता है। भावेश फोन को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और सोचता है, अभी इनके बारे में सोच रहा था और फोन आ गया। कितनी लंबी उम्र है इनकी। भावेश तुरंत ही फोन उठाता है। दूसरी ओर से अंजना की आवाज आती है, भावेश अभी तुम कहाँ हो? अंजना ने एकदम से पूछा कि भावेश तुम कहाँ हो? भावेश सुनकर थोड़ा हैरान हो गया और अंजना से कहता है, मैं तो अपने घर पर हूँ। तभी अंजना थोड़ा सीरियस होकर भावेश से कहती है, क्या तुम अभी मेरे घर आ सकते हो? बहुत अर्जेंट है। भावेश पूछता है, क्या बात है, सब ठीक तो है? अंजना एक ही बात कहती है, तुम प्लीज अभी घर पर आ जाओ। और इतना बोलकर अंजना फोन काट देती है। अंजना की बातों से ऐसा लग रहा था कि जरूर कुछ तो बात है। भावेश तुरंत ही तैयार होता है और अंजना के घर जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर संजना अपनी कार से अकेले सुनसान रास्ते पर कहीं जा रही है। उसके चेहरे पर थोड़ी परेशानी है, पर वो कार चलाती रहती है। रास्ता काफी घना गहरा होता जाता है और पेड़ों की छांव की वजह से वहां अंधेरा भी छा रहा है। संजना अंदर की ओर जाती रहती है। आखिर संजना ऐसी जगह पर क्या कर रही है? संजना कुछ दूर आने के बाद अपनी कार रोकती है और फिर फोन उठाकर किसी को फोन मिलाती है और कहती है, मैं आ गई हूँ। और फिर फोन कट जाता है। संजना कुछ पर इंतजार करती रहती है, यहाँ वहां देखती रहती है। वो किसी का इंतजार कर रही है। कुछ देर बाद एक आदमी संजना की ओर चलते हुए आता है। उसने ब्लैक कलर का गाउन पहना हुआ है। उसके चेहरे पर मास्क भी है। संजना उसे देखकर थोड़ा डरने लगती है और कार को लॉक कर लेती है। वो आदमी संजना की कार के पास आता है और कार पर अपनी उंगली से नॉक करता है और संजना को इशारा करता है कि कार से बाहर आओ। संजना थोड़ा डर रही है, पर उसके पास कोई और चारा नहीं है। संजना कार से नीचे आती है और डरते हुए पूछती है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तभी वो आदमी अपनी जेब से एक कंप्यूटर चिप निकालते हुए संजना को देता है और कहता है, इसे तुम अपने पास रखो, जब सही वक्त आएगा तो तुम इसका इस्तेमाल करना। संजना डरते हुए उस चिप को लेती है और कहती है, आखिर ये चिप क्या है, इससे क्या होगा? तभी वो आदमी संजना से कहता है, वो तुम्हारा काम नहीं है, इससे क्या होगा क्या नहीं ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। तुम्हें बस वो करना है जो मैं कह रहा हूँ, वरना अंजाम तुम जानती हो। वो आदमी वहाँ से जाने लगता है। तभी संजना उससे चिल्लाकर पूछती है, आखिर तुम ये सब मेरे साथ ही क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना मेरे लिए कितना मुश्किल है ये सब करना, पर तुम मुझसे ही क्यों सब करवा रहे हो? फिर वो आदमी पलटकर संजना को देखता है और कहता है, जब कोई किसी से बहुत प्यार करता है और उसका प्यार उसे दुनिया का सबसे बड़ा धोखा देता है तो वो देखने में बहुत मजा आता है। तुम भी उससे बहुत प्यार करती हो ना, पर तुम ही उसकी जिंदगी तबाह कर दोगी। सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, उसे भी तबाह कर दोगी। जब उसे ये पता चलेगा कि तुम उसके आसपास इसलिए हो क्योंकि सिर्फ तुम उसे तबाह करना चाहती हो, उस दिन मुझे सबसे बड़ा सुकून मिलेगा। ये सब सुनकर संजना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे विश्वास ही नहीं होता कि ये अनजान आदमी उसे इस तरह इस्तेमाल करना चाहता है। संजना का दिल एकदम से टूट जाता है और वो जमीन पर बैठ जाती है। संजना की आंखों के सामने उसे कई सारे भावेश के साथ बिताए हुए पल दिखाई देने लगते हैं। वो पल जो उसकी सबसे बेहतरीन यादों में से एक है। वो पल जो उसके दिल को आज भी धड़कने की चाह देते हैं। वो पल जहां भावेश अपनी जान की बाजी लगाकर उसकी जान बचा रहा है। संजना को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि कैसे वो भावेश को धोखा देगी। फिर वो आदमी वहां से चला जाता है। संजना उस चिप को देखती है जो उसके हाथ में है और मन ही मन फैसला करती है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी जैसा ये चाहता है। इंसान से मिलने के लिए एक सुनसान जगह आती है जहां वो शख्स उसे एक कंप्यूटर चिप देता है और बोलता है कि सही समय आएगा तो उसका इस्तेमाल करना है। वो चिप भावेश को बर्बाद करने के लिए दी गई है और संजना को नहीं पता कि उसका इस्तेमाल क्या है। संजना कार में बैठकर घर की ओर वापस जाती है। उसकी आंखों में लगातार आंसू है क्योंकि वो भावेश को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है, पर वो मजबूर है। साथ ही वो फैसला करती है कि वो कुछ ऐसा करेगी जिससे भावेश को नुकसान न पहुंचे। संजना तुरंत ही अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है और ये सोचने की कोशिश करती है कि आखिर इस चिप से हो क्या सकता है। संजना डॉक्टर रिचर्ड्स के बारे में सब कुछ जानती है, उनके बारे में स्टडी कर चुकी है, पर फिर भी वो ठीक से नहीं समझ पाती कि आखिर वो कंप्यूटर चिप क्या है। संजना के मन में ख्याल आता है कि वो भावेश को सब सच बता दे, पर तभी उसके मन में दूसरा ख्याल भी आता है कि अगर उसने भावेश को सब सच बता दिया तो शायद वो हो जाएगा जिस मजबूरी में वो ये सब कर रही है।
पर उसे किसी न किसी तरह तो भावेश को सब कुछ बताना था कि आखिर बात क्या है। दूसरी ओर भावेश भी अपनी कार में बैठकर अंजना के घर की ओर जा रहा है और कहीं खोया हुआ है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि भावेश किसी के मन की बात सुनने की कोशिश कर रहा है। भावेश फिर अपने आप से कहता है, अच्छा तो ये बात है, संजना इतनी बड़ी मुसीबत में है और वो मुझे बता भी नहीं सकती। खैर कोई बात नहीं, वो नहीं बता सकती तो क्या हुआ, मैं सब समझ गया हूँ। मैं संजना की मदद इस तरह करूंगा कि उस आदमी को शक भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। भावेश ने अपनी ट्रांसमिशन पावर से संजना के दिमाग की बात पढ़ ली थी कि संजना के साथ क्या हो रहा है। भावेश कुछ दिनों से संजना का बदला हुआ रूप देख रहा था। संजना काफी परेशान रहने लगी थी और यही वजह थी कि भावेश ने संजना के मन की बात पढ़ने की कोशिश शुरू कर दी थी। और आज भावेश को असलियत पता चल गई कि आखिर बात क्या है। भावेश अपने सिस्टम से पूछता है, सिस्टम क्या कोई कंप्यूटर चिप मुझे किसी तरह का नुकसान पहुंचा सकती है? सिस्टम का तुरंत ही नोटिफिकेशन आता है, होस्ट कोई भी फिजिकल कंप्यूटर चिप आपको या सुपर सिस्टम को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकती, पर अगर उस चिप को डीकंस्ट्रक्ट करके फ्यूज किया जाए और अगर उसमें कोई नेगेटिव पावर है या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सुपर सिस्टम के लिए घातक साबित हो सकता है तो शायद सिस्टम और उसके होस्ट को परेशानी हो सकती है। भावेश सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है और तुरंत ही सिस्टम से पूछता है, किस तरह की परेशानी हो सकती है सिस्टम? तभी सुपर सिस्टम भावेश को जवाब देता है, होस्ट ये मैं ठीक से तो नहीं कह सकता, पर हाँ शायद सुपर सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है, हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। भावेश को ये बात बहुत ही हिला देती है। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी भी कोई चीज है जिसे अगर वो डीकंस्ट्रक्ट कर ले तो उसके सिस्टम को ही बर्बाद कर देगा। भावेश फैसला करता है कि वो इस सब से बचकर रहेगा। उसे बहुत सतर्कता से रहना होगा क्योंकि बहुत बड़ा खतरा उसके चारों ओर मंडरा रहा है। उसे हर पल संजना के मन की बात सुनते रहनी होगी जिससे उसे संजना का अगला कदम पता चल जाए और वो पहले ही सतर्क हो जाए। साथ ही वो ये भी फैसला करता है, मैं वो मजबूरी भी जानकर रहूंगा जिस वजह से संजना ये सब कर रही है। फिर भावेश कार की स्पीड बढ़ाकर अंजना के घर की ओर निकल जाता है। इंस्पेक्टर सूर्य कुमार यादव को 24 घंटे बाद होश आता है। उन्हें बेहोश हुए 24 घंटे बीत चुके हैं। वो उठते हैं और हैरानी के साथ चारों ओर देखते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ हैं और उन्हें क्या हुआ था। फिर वो उठकर घर को बहुत ही हैरानी के साथ देखते हैं। चारों ओर चीजें दिख रही हैं। उनके चेहरे पर जो भाव है उससे पता चल रहा है जैसे कि वो कुछ भी चीज पहचान नहीं पा रहे हैं। वो बहुत ही हैरान है खुद को इस घर में पाकर। फिर वो चलकर और अंदर तक जाते हैं और उनके सामने एक शीशा पड़ता है। फिर वो खुद को उसमें देखते हैं और देखकर दंग रह जाते हैं। इंस्पेक्टर सूर्य कुमार अब पहले जैसे नहीं रहे थे। वो काफी बूढ़े हो गए हैं। उनके चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियां आ चुकी हैं, खाल लटक गई है और बाल सफेद हो गए हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि एक जवान इंसान के चेहरे पर किसी बूढ़े इंसान का चेहरा लगा दिया गया हो। इंस्पेक्टर सूर्य कुमार हैरानी के साथ अपने चेहरे को छूते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनके हाथ की खाल भी लटक रही है। उनके हाथ भी एक बूढ़े इंसान की तरह हो चुके हैं जिनकी सारी नसें भी दिख रही हैं। इंस्पेक्टर सूर्य कुमार को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहे हैं। आखिर ये सब उनके साथ कैसे हो गया? इंस्पेक्टर सूर्य कुमार खुद से ही सवाल करते हैं, मैं कौन हूँ और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? पिछली बार जब मैं बेहोश हुआ था तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं तो मर गया था, पर आज मैं जिंदा कैसे हूँ? इंस्पेक्टर सूर्य कुमार को ये बात बहुत हैरान कर देती है कि वो आज भी जिंदा हैं। उनके मुताबिक सालों पहले उनका एक्सीडेंट हो चुका है और वो मर गए थे, पर आज अचानक से वो जिंदा कैसे खड़े हैं? उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शायद प्रोटेक्शन सिस्टम ने उन्हें एक नई जिंदगी दी थी जो अब उनसे छिन चुकी है और शायद अब इंस्पेक्टर सूर्य कुमार को कुछ भी याद नहीं है। वो बस हैरानी से खुद को देखते रहते हैं। कुछ पल बाद भावेश अंजना के घर पहुंच जाता है। अंजना के घर में एकदम से अंधेरा मचा हुआ है। बड़ी सी हवेली में इतना अंधेरा देखकर भावेश बहुत ही दंग रह जाता है और तुरंत ही अपनी कार से उतरकर अंजना के घर की ओर जाता है। भावेश घर में आता है और वहां वो देखता है पूरा अंधेरा पड़ा हुआ है। भावेश को कुछ भी नजर नहीं आ रहा और ना कोई इंसान नजर आ रहा है। अंजना के घर के मेन दरवाजे पर आज कोई गार्ड भी नहीं है। भावेश को गड़बड़ लगने लगती है क्योंकि जिस तरह अंजना ने उसे घर बुलाया है वो पहले से ही काफी शक पैदा कर रहा था। फिर भावेश अंजना को आवाज लगाता है, अंजना, अंजना, पर अंजना की कोई भी आवाज नहीं आती। भावेश फिर अपना फोन मिलाता है और अंजना को फोन मिलाने की कोशिश करता है। जैसे ही अंजना को फोन मिलाता है वैसे ही सामने से फोन बजने की आवाज आती है। भावेश उस ओर बढ़ता है और मेन हॉल की ओर आ जाता है। भावेश जैसे ही हॉल में आता है देखता है कि अंजना का फोन टेबल पर रखा हुआ है। ये बात भावेश को और भी ज्यादा हैरान कर देती है।
भावेश को थोड़ा डर लगने लगता है कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया, अंजना और उसका परिवार किसी तरह की मुसीबत में तो नहीं। भावेश इन्हीं सब ख्यालों में होता है कि तभी अचानक से पूरे घर की लाइट जलती है और अंजना, उसकी माँ और होटल का पूरा स्टाफ सब वहां पर मौजूद है और सब एक साथ कहते हैं सरप्राइज। भावेश वहां का नजारा देखकर बहुत ही अचंभित हो जाता है। पूरे घर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है और वहां पर एक बोर्ड पर डिजाइनर लाइट्स के साथ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है हमारा हीरो भावेश। वहीं सामने एक बहुत बड़ा सा केक भी रखा है, साथ ही वहां एक शैंपेन की बोतल भी है। अंजना फिर भावेश के पास आती है, साथ ही अंजना की माँ भी भावेश के पास आती है। सबसे पहले अंजना की माँ भावेश के हाथ को पकड़कर चूमती है और कहती है भावेश बेटा, तुम हमारे लिए तो भगवान हो, तुमने मेरी बेटी को बचा लिया। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या क्या हो सकता था। तभी भावेश अंजना की माँ से कहता है आंटी, अंजना जी को सुरक्षित रखना मेरा भी फर्ज है। वो सिर्फ मेरी बॉस नहीं, मेरी दोस्त भी है और अपने दोस्त के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। फिर अंजना भावेश से कहती है तुमने जो किया भावेश, वो शायद ही कोई करता। वो मौका ऐसा था जहाँ अक्सर लोग अपनी जान की फिक्र करके भाग जाते हैं, पर तुमने एक पल भी अपनी जान की फिक्र नहीं की। हर पल मुझे ही बचाने के लिए कोशिश करते रहे। थैंक यू वेरी मच। आज तुम्हारी इस बहादुरी को सेलिब्रेट करने के लिए मैंने और होटल स्टाफ ने मिलकर एक छोटी सी पार्टी रखी है। सब चाहते हैं कि वो तुम्हारा शुक्रिया अदा करें। आज सब एक साथ यहाँ है, तुम्हें शुक्रिया करना चाहते हैं। भावेश सबकी ओर देखकर मुस्कुराता है और कहता है मुझे बहुत खुशी है आप लोगों ने मेरे लिए इतनी अच्छी पार्टी रखी, मुझे इतना अच्छा सरप्राइज दिया। थैंक यू वेरी मच। तभी उन एम्प्लॉइज में से एक सीनियर एग्जीक्यूटिव आगे आता है और कहता है भावेश, थैंक यू तो हमें तुम्हें कहना चाहिए, तुम क्यों थैंक यू कह रहे हो? तभी एक और एम्प्लॉय अपनी बात रखता है हाँ भावेश, हम तो डर ही गए थे। पुलिस ने तो हार मान ली थी कि अंजना जी को वो नहीं बचा पाएंगे। हमने उनको बात करते हुए सुन लिया था और फिर फैसला किया था कि हम खुद जाकर बचाएंगे। भावेश तभी कहता है पुलिस की गलती नहीं है, वो मैनेजर सच में बहुत शातिर था। उसने अपना अड्डा ऐसी जगह बना रखा था कि शायद ही कोई उसे ढूंढ पाए। तभी अंजना थोड़ा हैरानी के साथ भावेश से पूछती है भाई तुमने कैसे ढूंढ लिया भावेश? अगर पुलिस नहीं ढूंढ सकी तो तुमने कैसे ढूंढा? तभी भावेश कहता है मैंने ढूंढा नहीं, मुझे मेरी किस्मत वहां तक ले गई जहां वो मैनेजर अपनी गाड़ी में बैठकर भाग रहा था। मैंने जैसे ही उस मैनेजर को देखा मैं समझ गया हो न हो उसने आपको आसपास ही छुपाया है। और फिर जहां आपको छुपाया गया था वहां सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। मुझे शक हुआ और मैं सीधा अंदर चला गया और मेरा शक सही निकला। तभी अंजना की माँ कहती है अरे ये सब बातें खत्म करो तुम लोग, चलो पार्टी शुरू करते हैं। भावेश बेटा आकर केक काटो, आज ये केक तुम्हारी बहादुरी के नाम है। भावेश केक काटता है, सब तालियां बजाकर भावेश को विश करते हैं और उसके नाम के नारे लगाते हैं भावेश हमारा हीरो है, भावेश हमारा हीरो है, भावेश हमारा हीरो है। सब ऐसे कहकर चिल्लाने लगते हैं। भावेश को ये सब देखकर बहुत खुशी होती है। तभी सब लोग भावेश पर फूल भी उड़ाते हैं। हर तरह के फूल भावेश पर गिर रहे हैं। ये पल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि भावेश सच में कोई भगवान हो। उस पर हर कोई फूल डाल रहा है और उसकी बहादुरी की तारीफ कर रहा है। हर कोई भावेश के लिए कोई ना कोई गिफ्ट भी लाया है। सब एक एक करके भावेश को गिफ्ट देते हैं और उनकी बॉस को बचाने के लिए शुक्रिया अदा भी करते हैं। भावेश को ये पल बहुत ही गर्व से भर देता है। उसे लगता है कि जो कुछ भी उसने कल किया वो सही किया। इंस्पेक्टर सूर्य कुमार की बात अगर वो मान लेता तो शायद आज ये सब नहीं होता, शायद आज ये सब लोग इतने खुश नहीं होते। भावेश खुद ही अपने आप से कहता है इंस्पेक्टर सूर्य कुमार नहीं समझते कि कभी कभी लोगों को बचाने के लिए वो फैसले लेने पड़ते हैं जो बहुत ही मुश्किल होते हैं। भावेश मुस्कुराते हुए सबको देखता रहता है। कुछ देर बाद पार्टी खत्म हो जाती है, सब जा चुके हैं, बस अंजना, उसकी माँ और भावेश बचे हुए हैं। तभी अंजना की माँ कहती है बेटा रात हो गई है और मेरे घुटने में भी दर्द हो रहा है, तो मैं जाकर आराम करती हूँ, तुम भावेश का ख्याल रखना। तभी अंजना अपनी माँ से कहती है हाँ माँ आप चिंता मत करो, आप जाकर सो जाओ। भावेश भी कहता है आंटी आप जाकर आराम कीजिए, आपको ज्यादा देर तक जागने की जरूरत नहीं है। अंजना की माँ वहाँ से चली जाती है। अंजना और भावेश अब अकेले हैं, एक साथ हैं। अंजना मुस्कुराते हुए भावेश को देख रही है। भावेश भी अंजना को देखता है। अंजना भावेश से कहती है भावेश कल जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मेरी आंखों में कैद है। हर पल मुझे डर लगता है कि अगर कल तुम नहीं आते तो आज मेरा क्या होता, मैं जिंदा भी होती या नहीं। तभी भावेश अंजना से कहता है जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है, ज्यादा सोचकर परेशान होकर कोई फायदा नहीं। जो हुआ उसे भूल जाओ और जो होने वाला है उसका इंतजार करो। तभी अंजना हैरानी के साथ भावेश से पूछती है क्या होने वाला है? तभी भावेश अंजना से कहता है कल मेरे रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन है तो कल आपको आना है, आंटी को भी साथ लाना। अंजना ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाती है और कहती है क्या
सोफिया ने रेस्टोरेंट बना दिया? तभी भावेश अंजना से कहता है, सिर्फ बनाया ही नहीं, इतना सुंदर तरीके से डेकोरेट किया है कि कल जब आप देखोगे ना तो आप भी अपनी फ्रेंड की तारीफ करते नहीं थकोगे। अंजना भावेश को इस तरह सोफिया की तारीफ करते हुए देख बहुत ही दंग रह जाती है। अंजना को विश्वास नहीं होता कि उसकी इतनी कोशिश के बावजूद भी भावेश सोफिया के बारे में इतना अच्छा बोल रहा है। अंजना थोड़ा सा गंभीरता के साथ भावेश से कहती है, भावेश, तुमने सोफिया को माफ कर दिया क्या? इस बात पर भावेश अंजना को घूरते हुए देखता है। अंजना थोड़ा डर जाती है। उसके मन में ख्याल चलने लगता है कि क्या भावेश को मेरी चाल का पता चल गया।